हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं कुमार विनय एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जस्ट नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, हम लोग भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो हमारा टॉपिक है, ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ या सुनामी हुआ, इसको अभी रिसेंटली यूपीएससी के सिलेबस में शामिल किया गया है। मीन जो हमारे समान अध्ययन का मेंस में पहला प्रश्न पत्र होता है, समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, उसमें इसको जल्दी ही शामिल किया गया है। इसीलिए इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस टॉपिक को काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, जिससे अगर इससे किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकें। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में भी पढ़ा। लेकिन अगर हम बात करें ज्वालामुखी क्रिया की, तो ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और इससे हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे लैंडफॉर्म का निर्माण हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग ज्वालामुखी के बारे में ही पढ़ेंगे और इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम ये नहीं जान पाते कि एग्जामिनर आखिर में क्या प्रश्न हमसे पूछ सकता है। तो इसीलिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको अगर अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में, कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ में उत्तर दे सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये पूरी तरीके से एक ऑनलाइन क्लास होती है, जिसमें मैं वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद में आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ, आप लोग उसको बाद में देखते हैं। तो इसीलिए अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल उठे मेरे वीडियो से रिलेटेड, चाहे वो ऑडियो प्रॉब्लम को हो, ऑडियो से रिलेटेड हो, या वीडियो की क्वालिटी को लेकर हो, या उसमें जो चीज़ें बताई गई हों वो समझ में ना आ रही हो, तो उससे आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए, अच्छे से इस तरह से उसको समझ के पढ़िए कि आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको बस एक बार देखें और आपको वो चीज़ें याद आ जाए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक तो हमारी है ज्वालामुखी और दूसरी हमारी है ज्वालामुखी क्रिया। तो पहले हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर में ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी क्रिया क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्केनो की या ज्वालामुखी की, कि ज्वालामुखी क्या होता है। हमारे पृथ्वी पर वह विवर या छिद्र, मीन्स एक ऐसा छेद जिससे जलवाष्प, राख, लावा, ये सब चीजें बाहर आती हैं पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया क्या है। तो पृथ्वी के भूगर्भ में, मीन्स उसके आंतरिक भाग में, जहां पर मैग्मा का क्रिएशन होता है, गैसों का क्रिएशन होता है, उस क्रिएशन से लेकर, मीन्स पृथ्वी के अंदर मैग्मा और गैसों के फॉर्मेशन से लेकर उनको इस रास्ते से बाहर आने के बाद में फिर ये यहाँ पर संघनित होकर जम जाती हैं पृथ्वी के ऊपर सतह पर। इस संपूर्ण क्रिया को हम लोग ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जानते हैं। मीन्स मैग्मा के पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर आने से लेकर उसके पृथ्वी की सतह पर जमने के बाद में जो लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, उस संपूर्ण लैंडफॉर्म निर्माण तक की क्रिया को हम लोग ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ ज्वालामुखी के बारे में, छोटी सी बेसिक सी चीजें हैं कि आप लोग जानते होंगे कि ज्वालामुखी से जलवाष्प निकलते हैं, राख निकलती हैं, लावा निकलते हैं और इसके अलावा बहुत तरह की गैसें निकलती हैं। लेकिन एग्जाम में एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी से क्या चीज है जो बाहर आती है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जलवाष्प हमारे ज्वालामुखी से सबसे पहले सबसे ज्यादा मात्रा में बाहर आती है, वो हमारा होता है जलवाष्प। अब ज्वालामुखी में इतनी सारी चीजें बाहर आती हैं तो इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं और अच्छे से। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में जो हमारी लावा निकलती है और जो बहुत ही मटर के दाने के बराबर है, बहुत ही छोटे छोटे भागों के रूप में जम जाती है, उसे हम लोग कहते हैं लैपली। ठीक, इसको हम लोग लैपली का नाम देते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के बाद में जो चीजें काफी बड़ी मात्रा में, मीन्स काफी ये इंचेज में या फीट में होती है इनकी लंबाई, इन्हें हम लोग कहते हैं
इस तरीके की संरचना होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी बम। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में जो चीजें सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के बाहर आती हैं, जो वो है जलवाष्प। इसके अलावा जो चीज सबसे पहले पृथ्वी के बाहर आती है उसे हम लोग कहते हैं पायरोक्लास्ट। अगर हम किसी भी ज्वालामुखी पर्वत का विश्लेषण करें, उसका अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि जो उसकी सबसे नीचे की सतह है वहां पर पायरोक्लास्ट ही पाया जाता है। तो इससे ये साबित होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में सबसे पहले बाहर आता है उसे हम लोग कहते हैं पायरोक्लास्ट। तो ये तो हो गया हमारा ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया के बारे में, उसकी कुछ बेसिक सी चीजों के बारे में। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बहुत सारे लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में जो हमारे ज्वालामुखी के रीजन, हमारे अर्थ पे ज्वालामुखी के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और किस तरीके के वो क्षेत्र हैं, और वहां पर ज्वालामुखी का उद्गार किस तरीके से होता है। जब हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा या सागर नितल प्रसरण पढ़ा, तो उन सभी के अध्ययन के दौरान हमने ये ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। मीन्स प्लेटों के इंटरेक्शन से ही मुख्यतः ज्वालामुखी का उद्गार होता है किसी स्थान पे। लेकिन पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ज्वालामुखी के बारे में जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई है। मीन्स प्लेट टेक्टोनिक्स के अलावा भी ज्वालामुखी के उद्गार कुछ जगहों पर होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं विश्व के वो रीजन जहां पर ज्वालामुखी क्रिया का उद्गार हुआ है। अब आप लोग इस मैप पर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। विश्व का ये मानचित्र है, इसमें हम लोग समझते हैं पहले कि आखिर में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले जो हमारा ज्वालामुखी क्षेत्र है, जहाँ पर हमारे पृथ्वी के लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 50% से ज़्यादा ज्वालामुखी का क्षेत्र है, मीन्स 50% से ज़्यादा वहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। उस रीजन को हम लोग कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय मेखला। इसको हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है। हम लोगों ने जब भूकंप के बारे में पढ़ा था वहां पर भी मैंने बताया था कि यही हमारा वो रीजन है जहां पर लगभग मान के चलिए कि विश्व के 63% तक भूकंप आते हैं। ठीक, तो इस रीजन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमारे मलेशिया से लेकर सिंगापुर से लेकर के ये हमारा रीजन पूरे फिलीपींस, जापान, उसके अलावा इस तरह से होते हुए अलास्का, पूर्वी रसिया से होते हुए उत्तरी अमेरिका से होते हुए पूरा दक्षिण अमेरिका तक ये रीजन फैला हुआ है। अब यहाँ पर जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक्स में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी है एक बड़ी प्लेट है महासागरीय प्लेट जिसका नाम है प्रशांत प्लेट। यहाँ पर इंडो चाइना की प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर फिलीपींस की प्लेट है, यहाँ पर सुंडा की प्लेट है, उसके अलावा यहाँ पर अमेरिकन प्लेट है। तो यहाँ पर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में इंटरेक्शन होता है, मीन्स उनका अभिसरण होता है, मीन्स वो एक दूसरे से कन्वर्ज होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी महासागरीय प्लेट होती है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, मीन्स वहाँ पर वो नष्ट हो जाती है, और उसी के कारण में वहाँ उसका जो बेसाल्टिक लावा होता है, मीन्स मैंने आपको ये भी बताया है कि जो हमारी महासागरीय प्लेट होती है वो बेसाल्ट की बनी होती है। बेसाल्ट वहाँ पर पिघलती है और उसी के परिणाम स्वरूप इस रीजन में हमें ज्वालामुखी के क्षेत्र देखे जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी रॉकी माउंटेन रेंज है उत्तरी अमेरिका में, उसके अलावा जो हमारी एंडीज माउंटेन रेंज है दक्षिणी अमेरिका में, ये पूरी तरीके से ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी ही है, मीन्स ज्वालामुखी के कारण ही इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। तो ये तो हुआ हमारा पहला रीजन, मीन्स परिप्रशांत महासागरीय मेखला। उसके अलावा अब हम बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय प्लेटी की। ठीक, मध्य महाद्वीपीय प्लेटी की बात करें तो इसका जो रीजन है ये हमारा पश्चिमी अफ्रीका का रीजन हुआ। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पर भूमध्य सागर का रीजन है, यहाँ पर भी ज्वालामुखी के क्षेत्र देखे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, यहाँ पर हमारी पृथ्वी के बहुत ही छोटी छोटी माइनर प्लेटें पाई जाती हैं, मीन्स यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी प्लेटें हैं जो कि कुछ महासागरीय प्लेटें हैं, कुछ महाद्वीपीय प्लेटें हैं, और इनके बीच में इंटरेक्शन होता रहता है।
और इसी के परिणाम स्वरूप इस रीजन में भी ज्वालामुखी के उद्गार देखे जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा इटली है, इटली के पास में स्पीति का एक द्वीप है सिजली, और यहीं पर हमारा एक ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में इसका उद्गार होता है तो पूरे मेडिटेरियन रीजन में, इसके आसपास के रीजन में पूरी तरीके से प्रकाश फैल जाता है। ठीक, तो इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। आपके परीक्षाओं में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हुआ हमारा मध्य महाद्वीपीय प्लेटी के बारे में। फिर हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक या मिड अटलांटिक या मिड ओशियनिक रिज, इसके बारे में हम लोग सागर नितल प्रसरण में भी पढ़ा हुआ था। तो सागर नितल प्रसरण के दौरान मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ज्योग्राफर सरफेस के अंदर गए तो उन्होंने भी जिस तरह से हमारे पृथ्वी पर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, उसी तरीके से उन्होंने देखा कि सागर के अंदर भी इस तरीके की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो उन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि इस रीजन में भी ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। मीन्स यहाँ पर भी एक कांस्टेंट रूप से धीरे धीरे जो बेसाल्टिक लावा है वो पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर आता है और ये यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी का निर्माण करता है। ठीक, तो ये हमारा हुआ तीसरा रीजन। अब हम लोग आगे मूव करते हैं और जानते हैं कि आखिर में एक विशेष प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है जिससे हमारे भारत के दक्कन के प्लेट का निर्माण हुआ है। ठीक, दक्कन का जो हमारा पठार है उसका निर्माण हुआ है। तो हम लोग मूव करते हैं और जानते हैं कि आखिर में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में किन किन तरीके के भू उच्चावच का निर्माण होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे स्थल कृतियों का निर्माण होता है। अब इनको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में इसके हम डिटेल में बात करते हैं। अगर हम ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में निर्मित हुई स्थल कृतियों की बात करें तो इनमें दो प्रकार की स्थल कृतियां निर्मित हो सकती हैं। मीन्स अगर जो हमारे पृथ्वी के भूगर्भ से मैग्मा आता है, अगर वो बाहर आके धीरे धीरे जमता है तो पृथ्वी के बाहर इससे स्थल कृति का निर्माण होगा, जिसे हम लोग बहिर्निर्मित स्थल कृतियां कहते हैं। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी पठार और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पठार के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा ज्वालामुखी जो शंकु होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, जिनमें है हमारा सिंडर या राख शंकु, इसके अलावा लावा शंकु, मिश्रित ज्वालामुखी शंकु और परिपोषित शंकु। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। फिर पृथ्वी के अगर मैग्मा जब हमारा अपलिफ्ट होता है, मीन्स ऊपर उठता है, उसके दौरान अगर उसे किसी कोई दरार मिल गई, कोई छिद्र मिल गया तो वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है। लेकिन इस क्रिया के दौरान में अगर उसको कोई दरार या छिद्र ना मिली तो वो हमारे जो मेंटल है, मेंटल से ऊपर आता है, लेकिन हमारे क्रस्ट के भूपर्पट्टी के जो हमारी महासागरीय महाद्वीपीय भूपर्पट्टी होती है उसके अंदर ही जो यहाँ पर चट्टानों की परतें होती हैं वहीं पर ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे पृथ्वी के अंदर भी कुछ स्थल कृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग अंतर्निर्मित स्थल कृतियां कहते हैं। तो पहले हम लोग अंतर्निर्मित स्थल कृतियों के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग बहिर्निर्मित स्थल कृतियों पर मूव करते हैं। देखिए ये हमारा है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर या दुर्बल मंडल, मीन्स मेंटल का रीजन है, जहां पर हमारे लावा, यहाँ पर मैग्मा जो है फ्लो कर रही है, यहाँ पर हमारे मैग्मा फ्लो कर रही है। जब हमारे पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों के परिणाम स्वरूप ये मैग्मा अपलिफ्ट होता है तो अगर इससे कोई दरार मिल गई तो ये हमारे ऊपर आ गए और हमारे पृथ्वी की सतह पर कोई स्थल कृति का निर्माण करेगा। लेकिन अगर ये ऊपर ना आ पाया तो इसके परिणाम स्वरूप किस तरीके की स्थल कृति का निर्माण करता है। यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये समझना है कि किस तरह की स्थल कृतियों का निर्माण होता है। अगर हमारे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आया और उसने इस तरह का किसी स्थल कृति का निर्माण किया
जिसे हम लोग अवतल बेसिन कहते हैं, या अवतल बेसिन की तरह इस तरीके की स्थलकृति का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं लैकोलिथ। ठीक, अगर मैग्मा इस तरीके की वेव शेप में किसी स्थलकृति का निर्माण करता है तो इसे हम लोग कहते हैं फैकोलिथ। और अगर हमारे पृथ्वी के भूगर्भ से आने वाला मैग्मा इस तरीके से जमा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं लिपोलिथ। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी वर्टिकल पाइप होती है, मीन्स ये जो हमारा पूरा रीजन होता है जिससे मैग्मा बाहर आता है, इसे हम लोग नाम देते हैं डाइक्स। मीन्स जो हमारी ऊर्ध्वाधर पाइपलाइन होती है जिसके द्वारा मैग्मा बाहर आता है, इसे हम लोग नाम देते हैं डाइक्स। ठीक, उसके अलावा जो हमारी हॉरिजॉन्टल मैग्मा बाहर आता है इसे हम लोग नाम देते हैं सिल। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि अंतः निर्मित जो स्थल कृतियां होती है, या अगर ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी के अंदर ही होता है तो कौन कौन से स्थल कृतियों का निर्माण होता है। एक बार मैं आपको और बता दूं, अगर अवतल बेसिन की तरह स्थल कृति का निर्माण हुआ तो इसे हम लोग कहेंगे लैकोलिथ। अगर इस तरह की किसी स्थल कृति का निर्माण हुआ तो इसे हम लोग कहेंगे वेव शेप में, तो इसे हम लोग कहेंगे फैकोलिथ। और अगर ये हॉरिजॉन्टल इसी तरह से मैग्मा जमने लगा तो इसे हम लोग नाम देते हैं लिपोलिथ। ये जो आप शेप देख रहे होंगे वेव की तरह में, ये हमारे चट्टानों की परतें हैं। मीन्स यहाँ पर एक परत पाएगी, उसके बाद में फिर ऊपर इसका जमा हुआ, फिर दूसरी परत, इस तरह से परतों का निर्माण हुआ। हम लोगों ने इसके बारे में जब पढ़ा था सेल के बारे में, चट्टानों के बारे में, रॉक्स के बारे में, रॉक साइकिल के बारे में, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर मैग्मा का जमाव होता है। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब ये मैग्मा मीन्स ये मोल्टन रॉक्स जो होती हैं, जो मोल्टन सेल होती हैं पिघली हुई अवस्था में, जब ये पृथ्वी के अंदर रहती हैं तो इसे हम लोग नाम देते हैं मैग्मा। लेकिन जब ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार के परिणाम स्वरूप ये हमारे पृथ्वी के बाहर आ जाती हैं तो इसे हम लोग नाम देते हैं लावा। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं बाह्य निर्मित स्थल कृतियों के बारे में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ज्वालामुखीय पठार के बारे में, कि जो हमारे पृथ्वी पर ज्वालामुखीय पठार का निर्माण हुआ है, जिसमें जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे भारत का दक्कन का पठार। तो इसके निर्माण के पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में गर्म स्थान ज्वालामुखी या हॉट स्पॉट ज्वालामुखी क्या होता है। अब ये गर्म स्थान ज्वालामुखी ऐसी क्रिया है जिसके बारे में प्लेट टेक्टोनिक्स ने अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मीन्स प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के जरिए हम गर्म स्थान ज्वालामुखी या हॉट स्पॉट वोल्केनो के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो आखिर में जानते हैं कि आखिर में ये गर्म स्थान ज्वालामुखी या हॉट स्पॉट वोल्केनो आखिर में होता क्या है और इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। चलिए समझते हैं। सॉरी, मान लीजिए कि ये हमारी एक छोटा सा रीजन हुआ पृथ्वी का, मीन्स हमारे अर्थ का ये एक छोटा सा रीजन हुआ, और यहाँ से हमारे पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली लावा का उद्गार हो रहा है। मीन्स यहाँ पर जो हमारी संवहन तरंगे हैं उसके उठते स्तंभ के कारण में इस तरह से हमारा जो मैग्मा है या जो हमारा लावा है ये बाहर आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पृथ्वी की जो सतह है वो छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी या बड़े कुछ छोटी कुछ बड़े प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, और ये प्लेटें निरंतर एक दूसरे की इधर उधर मूव करती रहती हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमारे ज्वालामुखी क्रिया का द्वारा जो हमारा मैग्मा है वो बाहर आ रहा है, और यहाँ पर हमारी कोई महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट है। तो ये जब मैग्मा धीरे धीरे अपलिफ्ट होगा और धीरे धीरे ज्यादा एक्टिव रहेगा तो ये क्या करेगा, इसकी भूपटपट्टी को ब्रेक करेगा और यहाँ से ये बाहर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बाहर आएगा। बाहर आने के बाद में ये यहाँ पर धीरे धीरे जमता रहेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में जो मैग्मा बाहर आता है वो दो तरीके का होता है। एक तो हमारा होता है बेसाल्टिक, मीन्स अगर महाद्वीपीय चट्टानों के पिघलने के कारण में उस ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है तो उसके हम लोग कहेंगे बेसाल्टिक। लेकिन अगर वो महासागरीय ना हुआ, मीन्स महाद्वीपीय भूपटपट्टी के कारण में हुआ, मीन्स वहां पर एंडेसाइट राख का जो है वो वहां पर पिघली हुई है, तो उससे जो राख बाहर आएगी उसे हम लोग कहेंगे एंडेसाइटिक इरप्शन। ठीक,
तो गर्म स्थान ज्वालामुखी या हॉट स्पॉट वोल्केनो के दौरान में जो हमारा मैग्मा होता है ये मुख्यतः बेसाल्टिक होता है। और बेसाल्टिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा मोबाइल होता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा गतिशील होता है, जिसके कारण में ये धीरे धीरे फैलता रहता है, मीन्स ज़्यादा स्थान तक फैलता रहता है। तो चलिए अब हम आते हैं गर्म स्थान ज्वालामुखी पर। तो यहाँ से जो हमारा मैग्मा धीरे धीरे करके बाहर आता है और यहाँ पर ये इस तरीके से जमता रहता है, लेकिन हमारी जो प्लेट है वो मूव करती रहती है। तो इस दौरान क्या होता है कि प्लेट अभी तो यहाँ पर है, तो इसके कारण यहाँ पर ये फैलता रहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये प्लेट मान लीजिए कि इस साइड में मूव कर रही है, तो प्लेट यहाँ पर मूव कर रही है, तो ये रीजन फिर आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर फिर से जो हमारी मैग्मा है वो बाहर आएगा और इस तरीके से जमता रहेगा। मीन्स प्लेट धीरे धीरे ऐसे हमारी मूव करती रहेगी और इसके कारण जो मैग्मा बाहर आ रहा है ये धीरे धीरे जमता रहेगा। और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट वोल्केनो, जिसके बारे में हमारे जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसने अपनी व्याख्या नहीं दी है। ठीक है, फिर अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में हमारे अर्थ पे इस तरीके की क्रिया विधि के द्वारा कहाँ पर ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ है। इसमें हमें दो तीन चीजों के बारे में पता चलता है। जैसे हमें ये पता चलता है कि पहले तो ये जान लीजिए कि इस क्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे पृथ्वी पर पठारों का निर्माण होता है। मीन जो हमारे पृथ्वी पर पठारों का निर्माण हुआ है वो हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। उसके अलावा इस तरीके के मूवमेंट से हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारी कोई प्लेट है वो किस दिशा में मूव कर रही है। मीन्स अगर यहाँ पर उद्गार होता रहेगा ज्वालामुखी का तो ये धीरे धीरे आगे इस साइड में मूव कर रही है, तो यहाँ पर इसके पीछे ज्वालामुखी क्रिया का उद्गार होता रहता है। ठीक, तो इससे हमें पता चलता रहता है कि आखिर में ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान में किस तरीके से प्लेटों का मूवमेंट हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में इसके परिणाम स्वरूप हमारे पृथ्वी का जो स्थलखंड है या हमारे दक्कन का जो पठार है वो उसका निर्माण कैसे हुआ है। जब हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था उस समय हम लोगों ने ये जाना था कि जो हमारे पृथ्वी के सभी महाद्वीप हैं वो कार्बोनिफेरस युग में आपस में जुड़े हुए थे। मीन्स सारे द्वीप आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद में इनमें ब्रेक हुआ, मीन्स ये धीरे धीरे मूव हुए और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जब पैंजिया का विखंडन हुआ, मीन्स जब पैंजिया ब्रेक हुआ था उस दौरान जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो इस रीजन में था। मीन्स यहाँ पर अफ्रीका के पास में कहीं पर था। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा उस समय हमारा इंडियन प्रायद्वीपीय भारत था। धीरे धीरे ये क्या हुआ, उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ। उसके बाद में यूरेशियन प्लेट से इसका कोलिजन हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे संपूर्ण भारत का निर्माण हुआ था। तो उस दौरान जब ये अफ्रीका के पास में था तो यहाँ पर जो हमारी बेसाल्टिक इरप्शन हुआ, उस बेसाल्टिक इरप्शन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर धीरे धीरे ज्वालामुखी क्रिया के दौरान में मैग्मा बाहर आया और यहाँ पर वो उसका जमाव हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ हमारे दक्कन के पठार का। मीन्स आप लोग ये ऑब्जर्व करते होंगे कि जो हमारे दक्कन का पठार है यहाँ पर कोई ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है, फिर भी यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। आप लोग ये भी जानते होंगे काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसे जो है पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कृषि के बारे में, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा कि जब हमारा यहाँ से मूव कर रहा था, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि आज भी जो हमारे भारतीय प्लेट है, मीन्स ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये अभी भी उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण में जो हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी है इसकी ऊंचाई धीरे धीरे 1 या 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। तो जब हमारा भारत यहाँ पर था तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो हमारा मैग्मा था वो बाहर आता था और इस रीजन में इसका पूरी तरीके से जमा हुआ और इसी के कारण हमारे यहाँ इस रीजन में दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। इस तरह की स्थल कृतियाँ हमारे पृथ्वी पर और भी जगह हुई हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर साइबेरिया का पठार है, उसके अलावा हमारे अफ्रीका में बहुत सारे पठार हैं, अमेरिका में यहाँ पर कोलोराडो स्नेक प्लेट्यू है, उसके बाद में ब्राजील में भी हमारे प्लेट्यू है। तो इन सारे जो पठारों का निर्माण हुआ है, इन सभी पठारों का निर्माण जो है वो वोल्केनिज्म की ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। ठीक, अब इसके जो आगे का भाग है
इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर में सक्रियता के अनुसार ज्वालामुखी को कैसे बांटा गया है और उसके परिणाम स्वरूप और कुछ स्थलकृतियों का निर्माण किस तरीके से होता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।